क्या भारत वाकई में तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? भारत साल 1947 में आजाद होकर एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया था, मगर इन दिनों कई लोग कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और वो एक डिक्टेटरशिप बनने वाला है। तो क्या ऐसा सच में है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया इलेक्शन। भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, जो कि एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। जबकि नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटरशिप वाले देश में चुनाव सिर्फ दिखावे मात्र के होते हैं, जिनमें ऑपोजिशन होता ही नहीं है। हाँ, नॉर्थ कोरिया खुद को दुनिया के सामने नॉर्मल दिखाने के लिए चुनाव जरूर करवाता है, मगर चुनाव मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि वो एक डेमोक्रेसी है। पिछले साल चुनावों में वहां पहली बार ऐसा हुआ था जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में उतरे थे और वहां का टोटल वोटर टर्नआउट 99% था, जो खुद ब खुद ये जाहिर करता है कि वहां के लोग किसी दबाव में वोट डाल रहे हैं, वरना इतना तगड़ा वोटिंग टर्नआउट तो किसी भी देश का नहीं होता। The people of dictator country has no right to criticize their government। जिस देश में भी डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी होती है, वहां के लोग खुलकर सरकार की आलोचना नहीं कर पाते। हालांकि भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ आम आदमी बीच चौराहे पर खड़े होकर सरकार से सवाल कर सकता है और उसकी आलोचना भी कर सकता है, जिसके बदले में उस पर कोई भी लीगल केस नहीं होगा। 2021 में विनोद दुआ केस के अंदर सुनवाई करते हुए खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हर एक नागरिक को सरकार की आलोचना करने का राइट है, लेकिन उस लिमिट तक जिससे दूसरे हिंसा करने पर उतारू ना हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आम नागरिक को यह राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत मिला हुआ है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। दरअसल सरकार का क्रिटिसिज्म वैलिड होना चाहिए। मतलब ये स्कीमेटिक और प्लान्ड मैनर में किसी फेक न्यूज को बढ़ावा ना दे, वरना ऐसे में उस पर डिफेमेशन केस लग सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। खैर, जब आप नॉर्थ कोरिया और चाइना में जाकर देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सही तानाशाही क्या होती है, क्योंकि इन देशों में लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। चीन में एक बार बिलियनियर जैक मा ने सरकार के बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद से ही न सिर्फ उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था, बल्कि वो कुछ महीनों के लिए गायब भी हो गए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के अंदर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव 3 लोगों के पैनल द्वारा किया जाता था, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है। मतलब अब इस पैनल में से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ले ली है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलेक्शन कमेटी में हट गए हैं, इसलिए कई सारे लोग इसे सीधा तानाशाही से जोड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए एक कैबिनेट मिनिस्टर के इसमें जुड़ जाने से बहुमत 2-1 से हमेशा सरकार के पास ही होगी और वो अपनी मर्जी से अपने आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर बैठा देगी। हालांकि ऐसा नहीं है। सरकार किसी को भी उठा के ये पोस्ट थमा देगी, बल्कि इसका अपना एक प्रोसीजर है, जिसमें कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी पहले 5 लोगों को इस पोस्ट के लिए चुनेगी, जिसमें भी उन 5 लोगों की पोस्ट भारत सरकार में सेक्रेटरी रैंक के बराबर होना जरूरी है। इसके बाद प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक केंद्रीय मंत्री इन 5 मानों में से एक नाम सिलेक्ट करेंगे, जिसे राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया में अमेरिका को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सूरमा माना जाता है, मगर क्या आपको मालूम है वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते हैं? वेल, चुनाव आयुक्त का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका डिक्टेटर नेशन हो गया है? नो ऑपोजिशन इन द डिक्टेटर नेशन। अगर आप नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों का उदाहरण उठाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वहां विपक्ष या तो है ही नहीं या फिर नामात्र का है। मगर जब बात भारत की आती है, तब यहाँ सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा रहता है, और इस बार तो करीब 40 विपक्षी दल एक साथ मिलकर INDI अलायंस बनाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। डिक्टेटरशिप पर मेरे द्वारा किए गए डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मुझे तो लगता है कि अगर भारत में वाकई में डिक्टेटरशिप बढ़ रही है, तब शायद सबसे पहले यहाँ ऑपोजिशन को हटाया जाता, जबकि असलियत तो ये है कि यहाँ इतनी सारी पार्टीज ऑपोजिशन में खड़ी हुई हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में जब तक डिसेंट्रलाइजेशन है, तब तक भारत डिक्टेटर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ हर राज्य में अलग अलग सरकारों का गठन होता है और लोग अपने हिसाब से किसी भी पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं। मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या किसी तानाशाह वाले देश में इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है? मतलब क्या वहां के राज्य में इस तरह से अलग अलग विचारधारा वाली पार्टीज की सरकारें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन भारत में तो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी के विरोधी दल सत्ता पर काबिज हैं।
तो इस बात का सबसे बड़ा सूचक है कि भारत एक प्योर डेमोक्रेसी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भारत की जुडिशरी भी एकदम इंडिपेंडेंट है, जिसमें रूलिंग पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे खुद सरकार की भी रातों की नींदें उड़ी हैं, जो इस साबित करने के लिए काफी है कि भारत की जुडिशरी एकदम आजाद है। सोचो, अगर जुडिशरी आजाद ना होती तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल सार्वजनिक हो पाती? क्या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ पाते? क्या चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट पलट पाता? नहीं ना। तो फिर भारत कहां से डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है? जब बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की आती है, तभी राष्ट्रपति का दायित्व होता है, मतलब वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और ये प्रोसीजर तो भारत में कई दशकों से चल रही है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति ऐसे ही नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है, जिसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजेस के साथ कंसल्ट करते हैं। यूज ऑफ स्टेट मशीनरी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही हैं। वैसे ये काफी हद तक सही भी लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं और ईडी, सीबीआई लगातार ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को अपना टारगेट बना रही है, जबकि बीजेपी के नेता ईडी, सीबीआई से बिल्कुल निडर हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसकी कोई प्रामाणिकता तो नहीं है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये एजेंसीज हमेशा से ऐसे ही काम करती आई हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उसमें गुजरात के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई करी थी। तो क्या तब भी भारत तानाशाही की तरफ बढ़ने लगा था, या फिर ऐसा सिर्फ बीजेपी के रूल में ही हो रहा है? मीडिया कंट्रोल, डेमोक्रेसी में मीडिया बिल्कुल आजाद होती है, लेकिन फिलहाल समय में विपक्ष आरोप लगाता है कि आज के समय में भारतीय मीडिया सरकार से सवाल बहुत कम करती है, बल्कि वो तो उल्टा सरकार का गुणगान करती है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स भी भारत के मीडिया को बायस्ड कह रही हैं, मगर क्या वाकई में भारत का मीडिया बायस्ड है? देखो यार, सरकार के गुणगान तो मीडिया अभी से नहीं कर रही, बल्कि भारत में ऐसा कई दशकों से होता रहा है। मतलब यार, जिसकी सरकार होती है, मीडिया भी उसी का गुणगान करने लगती है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुणगान करती है, बल्कि कई बार मीडिया सरकार से सवाल भी करती है। टीवी मीडिया चैनल्स बायस्ड हो सकते हैं, मगर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रवीश कुमार लगातार सरकार को यूट्यूब और ट्विटर पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, साथ ही उनके द्वारा सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। द वायर और प्रिंट जैसी कई मीडिया पोर्टल्स हैं जो समय समय पर सरकार से सवाल करती हैं, और टीवी पर आने वाले चैनल्स में तो सरकार के कई मंत्री और नेता डिबेट्स का पार्ट बनते हैं और ऑपोजिशन के साथ साथ जनता के सवालों का भी जवाब देते हैं। रही बात प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की, तो भले ही वो प्रेस में आकर सवाल ना लेते हों, पर उनके प्रतिनिधि जरूर सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही संसद में वो धड़ल्ले से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, जो एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। और ना डिक्टेटरशिप में ना तो मीडिया के सामने और ना संसद में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारत एक डिक्टेटर नेशन बन गया है, या फिर ये अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।